एक ऐसा कालखंड था जिस समय संपूर्ण देश में विदेशी आक्रांता शक्तियों का शासन या उनसे पालित लोगों का जो प्रभुत्व और प्रभाव बन गया था, उस समय एक काउंटर पोल के रूप में, जिस समय द्विध्रुवीय व्यवस्था थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच थी, उसी प्रकार से महाराणा प्रताप ने काउंटर पोल के रूप में काम किया। और अकबर के ऊपर हमेशा ये एक अंकुश रहा कि कहीं शेष राजा लोग उस काउंटर पोल प्रताप के पक्ष में न चले जाए। इस दृष्टि से भारत के प्रति उसकी बड़ी समन्वयकारी नीति के लिए भी एक प्रकार से प्रताप उसके लिए प्रभावी उनकी भूमिका रही है। और चूंकि महाराणा प्रताप के इतिहास को भी ठीक से प्रस्तुत नहीं किया, और इसलिए प्रताप गौरव केंद्र, प्रताप जयंती और अन्य विभिन्न अवसरों पर, हल्दी घाटी युद्ध और इन सभी के अवसरों पर ऐसी संगोष्ठियां, कार्यक्रम आयोजित करता है। और विमर्श बदले इस दृष्टि से इस पूरे प्रताप गौरव केंद्र में 9 दीर्घाएं, जो लाइव दीर्घाएं हैं, इसके अतिरिक्त जो पूरा सारा आपने दर्शन किया है, तो एक प्रकार से वो इसका लेजर वाटर शो, इसमें इतिहास की ठीक से प्रस्तुति हो जाए। साथ ही वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति समय समय पर विभिन्न प्रकार के प्रकाशन भी लाती है। अभी 3 खंडों में इतिहास पर एक अच्छा वाङ्मय भी प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकार से सभी प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। और यह वर्ष हल्दी घाटी युद्ध का 450वां वर्ष है। तो हल्दी घाटी युद्ध के 18 जून को जो 450वें वर्ष के प्रवेश के अवसर पर हल्दी घाटी में एक संदेश यात्रा का यहाँ तक आयोजन किया गया था। आप सभी उसके साक्षी हैं। और यह वर्ष पूरा विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम किए जाएंगे। और इसके साथ ही पिछले वर्ष से दिवेर विजय महोत्सव भी मनाना प्रारंभ किया, क्योंकि कई लोगों ने दिवेर युद्ध को, विजय को बिल्कुल ही विलोपित कर रखा था इतिहास से और जनस्मृति से। और जहां महाराणा प्रताप ने स्वयं निर्णय लेकर अकबर के थाने पर आक्रमण किया और वहां 36,000 उसके अकबर के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, और उसके बाद 12 वर्ष तक मुगलों को मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं हुआ, और 36 के 36 स्थानों से मुगलों को निकाला। तो वह सारा इतिहास का विलोपित प्रश्न था, उसको भी ठीक से पिछले वर्ष से प्रतिष्ठापित करना प्रारंभ हुआ। तो एक प्रकार से यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति, इसके अतिरिक्त हाल ही में देवस्थान विभाग के साथ मिलकर कालगणना पर भी एक संगोष्ठी की थी, कालगणना और ज्योतिष। और कालगणना का संदर्भ आ गया तो आप किसी भी भारतीय पंचांग को उठा के देखेंगे तो उसमें प्रारंभ में विभिन्न प्रकार के कालमान दिए हुए हैं। उसमें लिखा है राम रावण के युद्ध से 8,80,167वां वर्ष है ये। यानी कि हमारा पंचांग पिछले आप 100 साल पहले का देख लें, 200 साल पहले का देख लें, 300 साल पहले का देख लें, और उसमें इस प्रकार की अनेक कालगणनाएं महाभारत युद्ध से लेकर भी है, युधिष्ठिर संवत से भी लेकर है। तो ऐसा एक कालगणना का कार्यक्रम भी कराया था। और चूंकि आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं तो एक बात और इंगित कर दूं, कई बार मुझे लोग वो कहते हैं, अरे कैसे कह सकते हो कि रामायण काल इतना पुराना था, त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ और बीच में 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग निकला। तो मैं बहुत सारी बातें यहाँ नहीं कह के अनौपचारिक, चूंकि आप सभी लोग विभिन्न प्रकार की फीचर्स भी लिखते हैं। तो अगर वाल्मीकि रामायण आप देखेंगे तो उसमें 2 स्थानों पर 4 दांत वाले हाथियों के वर्णन आते हैं। मॉडर्न आर्कियोलॉजी कहती है 4 दांत वाले हाथी इस धरती से 10 लाख साल पहले विलुप्त हो गए। पुराने फॉसिल्स मिलते हैं सारे उनके, जर्मनी में भी मिलते हैं, लंका में भी मिलते हैं, भारत में भी मिलते हैं। अगर जो प्राणी 10 लाख साल पहले ही धरती पे विचरण करता था और उसका वर्णन अगर किसी ग्रंथ में है तो यानी वह ग्रंथ उस काल की घटनाओं का वर्णन करता है। कहने का मतलब यह है कि हम एक प्रकार से भगवान राम के आगमन, उसके बाद राम रावण युद्ध के बाद 8,80,167 वर्ष बाद यह दिवाली मना रहे हैं। थोड़ा चूंकि मैं आप सभी बंधु हैं, लिखते पढ़ते हैं, तो मुझे एक सूचना और आपके साथ साझी करने में अच्छा लग रहा है कि दिवाली हम भगवान राम के आगमन से मानते हैं, लेकिन उसके पहले भी महालक्ष्मी के प्राकट्य जो समुद्र मंथन हुआ उससे भी हम मनाते आए हैं, वह भी इसी कालखंड में हुआ।
और उसके पहले भी अगर आप प्राचीन धर्मशास्त्र का इतिहास, पांडुरंग काणिका उन सब में देखेंगे तो उससे पहले भी हमारा जो श्राद्ध पक्ष जाता है, और श्राद्ध पक्ष में ऐसा मानते हैं कि पितर लोक से पितर हम जो श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं उससे तृप्त होने के लिए हमारे घर तक आते हैं। और उसके बाद मतलब यह है कि उस लक्ष्मी जी के प्राकट्य के पहले से भी हम दीपावली मनाते हैं। उन उल्का दिखाकर यानी मशाल दिखाकर अपने पितरों को विदा करना, उनके पथ को आलोकित करने के लिए हम दीपक जलाते आए हैं। और इसके अनेक मंत्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में हैं कि मैं आपको यह जो है आपके मार्ग को प्रशस्त करके, यानी कि हम अगर देखें तो यह जो हमारा एक अत्यंत गौरवशाली पर्व है, उस पर्व की मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूं। एक प्रकार से हमारे जो, और उसमें मंत्र में ये भी आता है हमारे करोड़ों पितर, यानी कि क्योंकि हम मानते हैं सृष्टि अनादि है, तो ऐसे हमारे करोड़ों पीढ़ियों के पितर जो हैं वो उनके विदा के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक प्रकार से इस अवसर पर हम अपने सभी उन पितरों का भी स्मरण करते हैं। तो निश्चित रूप से यह जो हमारा प्राचीन, और हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ में जो विदेशी आक्रांता आए और हमारे पर्वों त्योहारों इन सब पे जो कुठाराघात हुआ, उस सब के विरुद्ध अगर अडिग 1200-1300 वर्ष तक संघर्ष किसी ने किया, 8वीं सदी से बापा रावल से लेकर, और तो बराबर 1200 वर्ष तक जो ये संघर्ष चला, एक प्रकार से हमारी यह अनादि संस्कृति है जिसका हम 8,80,167वां जो भगवान राम के आगमन वाला दीपावली पर्व अभी मना रहे हैं। तो इतना जो सुदीर्घ हमारी संस्कृति की यह यात्रा हमारी रही, और चूंकि अन्नकूट अपना 56 भोग होने की परंपरा है, तो अपनी संस्कृति के अनुसार यह जो 56 भोग का भी हम आयोजन करते हैं। और प्रताप गौरव केंद्र पे अन्य भी कई प्रकार के आयोजन होते हैं। एक में निमंत्रण और दे देता हूँ कि अभी हाल ही में ट्रंप ने भारत के वस्तुओं के ऊपर जो 50% टैरिफ लगाया, और 50% टैरिफ से क्या है, हमारा 80 अरब डॉलर का अमेरिका को जो निर्यात होते थे उससे हो सकता है कि वो 40-30 अरब डॉलर ही रह जाए, इतना विदेशी मुद्रा का नुकसान होगा। लेकिन हम चाहें तो सारे विदेशी प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड और देश में विदेशी कंपनियों के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स को बायकॉट करके 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, विषयांतर हो जाएगा, लेकिन वर्लपूल का अगर हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं तो अमेरिकन रेफ्रिजरेटर है, उसमें मिनी कंप्रेसर सारे कंपोनेंट 80% कॉस्ट के अमेरिका से आते हैं। तो अगर हम वर्लपूल अपने घर लेके आएंगे तो उसके 80% कॉस्ट हमारा पैसा अमेरिका में जाएगा ही, क्योंकि कंपोनेंट्स। इसलिए प्रताप गौरव केंद्र में कल एक कार्यक्रम है ऑनलाइन, तो आपको भी उसमें मैं निमंत्रण देता हूं। ट्रंप के टैरिफ के विरुद्ध स्वदेशी का ब्रह्मास्त्र, कैसे स्वदेशी के माध्यम से इस ट्रंप के टैरिफ्स को निर्मूल किया जा सकता है, और बल्कि ट्रंप के टैरिफ के कारण जो लगभग 50 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा की आवक प्रभावित होगी, हम 100 अरब डॉलर से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं या कमा सकते हैं स्वदेशी के माध्यम से। एक यह भी कल रात्रि 8 बजे उसका लिंक आप सबको मुझे लगता है अनुराग जी ने भेज दिया होगा, और नहीं तो भेज देंगे, उसमें भी आप सभी लोग आमंत्रित हैं। तो प्रताप गौरव केंद्र उस प्राचीन काल में जो हमने संघर्ष किया, उसके साथ साथ हमारी आने वाले समय में संघर्ष की रणनीति और रीति नीति क्या होनी चाहिए, और आगे हम ऐसे भी विषय लेंगे जैसे आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इथिक्स का भी इशू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बेरोजगारी का भी संकट होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अनेक प्रकार की चुनौतियां भी होंगी, और अनेक प्रकार के अवसर भी भारतीय प्रतिभाओं को मिलेंगे। तो यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके और आज 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भारत कैसे अपनी प्रभावी भूमिका निर्वाह करे, तो प्रताप गौरव केंद्र इस विषय में भी, क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उस समय हम स्वाधीन नहीं थे, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए समय भी स्वाधीन नहीं थे, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के समय भी स्वाधीन हो गए थे, लेकिन उसकी उपयोग करने की हमारी क्षमता नहीं थी। ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैकाट्रॉनिक्स और
नैनो टेक्नोलॉजी, इसमें भारत कैसे विश्व में अग्रणी बने, इस प्रकार के कार्यक्रमों को भी यहाँ हम कार्यक्रम आयोजित करके और भारत की आगे की रणनीति कैसी हो। जैसे आज दुनिया के 40% ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ये जो सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये भारत में स्थापित हो रहे हैं। तो कहने का मतलब भारत इस फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में विश्व का नेतृत्व कैसे करे। तो जहां उस समय महाराणा प्रताप या महाराणा सांगा या महाराणा कुंभा या बापा रावल के संघर्ष ने जो देश को दिशा दी, और आज देश को किस प्रकार के से इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के युग में होना चाहिए, उन सभी कार्यक्रमों में आप सहभागी हों, उन सभी विषयों को आप प्रसारित करें। ऐसे एक याचना के साथ पुनः आप सभी को, आपके परिवारों को, प्रतिष्ठानों को दीपावली की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप सबका आभार। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि औपचारिक सत्र की कोई रचना नहीं है, केवल अनौपचारिक रूप से हम परिचय करने के लिए ही बैठे हैं। तो आज आपको प्रश्न पूछने का अवसर मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप लोग चाहें तो अपने मन का कोई उद्गार हो तो अपने स्थान पर खड़े होकर व्यक्त कर सकते हैं। आज प्रश्न मत पूछिएगा, कोई बात आपको कहनी हो, हमें बतानी हो या सबको बतानी हो, तो मुझे लगता है ये आज ऐसा अवसर है। हम एक परिवार की तरह हैं, आपका सहयोग हमें मिलता है। हम भी प्रयास करते हैं कि सभी पत्रकार मित्रों को लगातार समय समय पर स्मरण करते